चैप्टर कॉलिजन, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर, प्रैक्टिकल चैप्टर। हमेशा टकराता रहता है ना, दो बॉडी तीन बॉडी आपस में टकराया, इसकी टक्कर उसकी टक्कर, आमने सामने से टक्कर, हेड ऑन कॉलिजन, आमने सामने से टक्कर, एक बॉडी इधर से आया एक बॉडी इधर से आया, दोनों टकरा गया। टकराने के बाद क्या, टकराने के बाद क्या, किधर जाएगा, कितने एंगल पर जाएगा, क्या कोई रुक जाएगा, कोई चलता रहेगा, दोनों चलेगा, दोनों रिटर्न हो जाएगा बैक, क्या होगा। तो आज इसी पर डिस्कशन होगा चैप्टर कॉलिजन में, और हम हैं आपके अपने धर्मात्मा सर, और ये कॉलिजन चैप्टर वन शॉट में आज खत्म करेंगे। तो दिल थाम के, थोड़ा पैसेंस रख के, आराम से रूम में आइसोलेटेड होकर पीसफुल माहौल में आराम से पढ़ लो ये चैप्टर, बहुत जल्दी निपटा देंगे। देख लो जरा कॉलिजन, कॉलिजन क्या है, कॉलिजन क्या है, दो बॉडी का इंट्रैक्शन है। कॉलिजन क्या है, दो बॉडी का इंट्रैक्शन है। दो बॉडी अगर बहुत कम देर के लिए दूसरे के कांटेक्ट में आया ना, एक दूसरे के कांटेक्ट में आना ही तो कॉलिजन है ना। क्या है कॉलिजन, कॉलिजन क्या है, कॉलिजन है द इंटरैक्शन, द इंटरैक्शन, द इंटरैक्शन ऑफ two bodies, the interaction of two bodies which come into contact, which come into contact for a while, for a while is collision, is collision, is collision। ठीक है, दो बॉडी का इंटरेक्शन है जब दो बॉडी से कांटेक्ट में आता है। अब ये जो कॉलिजन है, ये जो कॉलिजन है, देखो कॉलिजन किसी भी तरह से हो सकता है, हेड ऑन कॉलिजन यानी आमने सामने का टक्कर, स्ट्रेट लाइन में कॉलिजन, ऑब्लिक कॉलिजन, एक बॉडी उधर से आया दूसरे बॉडी इधर से आया, किसी एंगल पर टकरा गया, सब पर डिस्कशन होगा। तो कॉलिजन कैसा भी हो, कॉलिजन कुछ भी हो, उसमें एक बात तो क्लियर है, एक बात तो क्लियर है कि मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा। कॉलिजन चाहे जैसा भी हो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉलिजन, दो तरह का कॉलिजन होता है, इलास्टिक कॉलिजन, इलास्टिक कॉलिजन सॉरी, और दूसरा इन इलास्टिक कॉलिजन, इलास्टिक कॉलिजन और इन इलास्टिक कॉलिजन। अभी इलास्टिक कॉलिजन क्या है, इलास्टिक कॉलिजन क्या है, तो इलास्टिक कॉलिजन हुआ वैसा कॉलिजन, द कॉलिजन, इलास्टिक कॉलिजन क्या हुआ, द कॉलिजन इन विच बोथ यानी कि कौन कौन, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी रिमेन कंजर्व्ड, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी रिमेन कंजर्व्ड, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी रिमेन कंजर्व्ड इज कॉल्ड इलास्टिक कॉलिजन। व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेशन, कंजर्वेशन मीन्स क्या, कंजर्वेशन वर्ड मीन्स क्या, व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेशन, बहुत चीज में देखते हो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन मीन्स क्या, देखो कंजर्वेशन का सिंपल मीनिंग होता है टोटल वैल्यू कांस्टेंट, मतलब वो कभी चेंज नहीं करेगा। किसी फेनोमेनन के, किसी घटना के पहले का टोटल मोमेंटम बराबर उस घटना के बाद का टोटल मोमेंटम, या किसी घटना के पहले का टोटल एनर्जी बराबर उस घटना के बाद का टोटल एनर्जी। रुपया पैसा भी तो कंजर्व रहता है कि नहीं रहता है, बोलो बोलो, रुपया पैसा भी कंजर्व रहता है, क्यों, क्योंकि किसी कंट्री में किसी भी कंट्री में टोटल रुपया पैसा कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है। मतलब क्या, अगर उसमें से एक रुपया भी, एक पेनी, एक सिक्का भी इधर से उधर हुआ तो फिर वहां पर हिसाब गड़बड़ा जाता है ना। जो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन, वो परेशान हो जाती हैं, क्या हो गया, एक रुपया, पूरा हिसाब मिल नहीं रहा है, हमने तो देश को इतना रुपया दिया था। तो टोटल रुपया तो कंजर्व है, कांस्टेंट है, अगर उसमें से एक रुपया भी गंगा मैया को चढ़ा दिया या यज्ञ हवन में डाल दिया तो उधर निर्मला सीतारमन परेशान, और वो अपना सिर खुजा रही है, क्या हो गया, ये एक रुपया का हिसाब नहीं मिल रहा है। अरे वो एक रुपया तो गंगा नदी में गया, नहीं गंगा मैया आईटी करवा दीजिएगा, इतना सस्ता आईटी, एक रुपये में आईटी गंगा मैया से पैरवी करो, आईटी हो जाएगा होता है ना ऐसा, होता है ऐसा, ठीक। अब वहाँ एक रुपये का हिसाब गड़बड़ा गया क्योंकि वो तो गंगा नदी में गया, वो तो यज्ञ हवन में गया, तो देश का जो आर्थिक व्यवस्था है वो हिल जाता है पूरा, एक रुपया की वजह से हिल जाता है, क्योंकि टोटल रुपया पैसा कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है ना। पूरा खर्च करके मेरे पॉकेट से निकला उसके पॉकेट में गया, लेकिन टोटल रुपया जोड़ोगे तो उतना ही निकल के आएगा,
कंजर्वेशन मीन्स यही होता है, टोटल वैल्यू कांस्टेंट। जैसे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो बोलेंगे टोटल मोमेंटम कांस्टेंट, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलेंगे टोटल एनर्जी कांस्टेंट। तो इलास्टिक कोलिजन एक ऐसा कोलिजन हुआ जिसमें कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों ही कंजर्व रहता है। इलास्टिक कोलिजन, द कोलिजन इन विच बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी रिमेन कंजर्व, जिसमें दोनों कांस्टेंट रहता है। यानी कि टकराने के पहले का टोटल मोमेंटम बराबर टकराने के बाद का टोटल मोमेंटम। जरा देखो यहाँ पर, जैसे m1 मास का बॉडी u1 वेलोसिटी से जा रहा था, m2 मास का बॉडी u2 वेलोसिटी से जा रहा था। आफ्टर द कोलिजन, दोनों टकराने के बाद इसका वेलोसिटी हो गया v1 और इसका वेलोसिटी हो गया v2। ठीक है, इसका मोमेंटम तो चेंज किया, इंडिविजुअली देखो इसका मोमेंटम भी चेंज किया क्योंकि वेलोसिटी चेंज कर गया ना। मोमेंटम तो जानते हो ना, मोमेंटम को p से डिनोट करते हो और मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, है ना। तो मोमेंटम इंडिविजुअली तो चेंज किया, लेकिन टोटल मोमेंटम कॉलिजन के बिफोर पहले का टोटल मोमेंटम बराबर बाद का टोटल मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो हम लोग लिख सकते हैं पहले का मोमेंटम, टोटल मोमेंटम टकराने के पहले m1 u1 प्लस m2 u2 और टकराने के बाद m1 v1 प्लस m2 v2। अच्छा, उसी तरह से कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन टकराने के पहले का दोनों बॉडी का काइनेटिक एनर्जी बराबर टकराने के बाद का हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। यानी कि जब इलास्टिक कोलिजन होगा तो आपके पास दो इक्वेशन होगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी का, और दोनों इक्वेशन के हेल्प से सवाल सॉल्व करते रहना, एंजॉय करते रहना न्यूमेरिकल्स। एक बात हमेशा याद रखो, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहे ना रहे वो डिपेंड करता है कॉलिजन के नेचर पर कि किस तरह का टक्कर हो रहा है, लेकिन मोमेंटम तो हमेशा कंजर्व रहेगा। मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व ऑलवेज, चाहे किसी भी तरह का कॉलिजन हो, है ना। शर्त एक ही है कि इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स अपॉन इट, अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तब वही होता है, ये नेट फोर्स जीरो होता है तब। ठीक, और इनइलास्टिक कोलिजन क्या होगा, उसका ठीक उल्टा। बोलो अरे इसका ठीक उल्टा, इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगा, मोमेंटम तो हमेशा कंजर्व रहेगा। वैसा कोलिजन, the collision in which momentum remains conserved but not the kinetic energy, वैसा कोलिजन जिसमें मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व रहे वो इलास्टिक कोलिजन हुआ। और वैसा कोलिजन जिसमें सिर्फ मोमेंटम कंजर्व रहे, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व ना रहे, ये बराबर ये नहीं होगा इसमें इनइलास्टिक कोलिजन में। बोलो क्लियर तो आगे बढ़े रे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दो तरह का कोलिजन देखा हमने, इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन। मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा और इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगा, इनइलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगा। ठीक है, अब वेलोसिटीज आफ्टर इलास्टिक कोलिजन भी जान लो। वेलोसिटीज आफ्टर इलास्टिक कोलिजन, देखो इलास्टिक कोलिजन में तो दोनों कंजर्व रहता है, मोमेंटम भी और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहता है कि नहीं? हाँ सर। तो अगर दो इक्वेशन लिखोगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला और कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी वाला, और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो वेलोसिटी आफ्टर इलास्टिक कोलिजन निकल ही जाएगा। न्यूमेरिकल्स में तो दोनों इक्वेशन सॉल्व करके निकाल लेना, या फिर डायरेक्ट रिलेशन भी याद रखना, आराम से हो जाएगा सॉल्व। आफ्टर कोलिजन एक बॉडी का v1 बरोबर ऐसे याद रखना m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू u2 प्लस 2m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू u1 इंटू नहीं रही, यहाँ पर होगा u2 और यहाँ पर होगा, ये याद रखना है, याद रखोगे। और इसमें क्या होगा दूसरे बॉडी का, तो दूसरे बॉडी का अगर याद रखने की जरूरत नहीं है, दूसरे बॉडी का फॉर्मूला पहला वाला याद रखोगे ना, तो दूसरे वाले में क्या करो, उल्टा कर दो। m1 की जगह m2, m2 की जगह m1, u1 की जगह u2, u2 की जगह u1, हो गया, आ गया फॉर्मूला। क्यों याद करना, नहीं याद करना है। m1 की जगह m2, तो m2 माइनस m1 बाय m1 प्लस m2, u1 की जगह u2 कर दो, m2 की जगह m1 कर दो, m1 प्लस m2 इंटू u1। बस एक फॉर्मूला याद रखो, दो याद हो जाएगा, ठीक ना। तो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। नहीं तो दो इक्वेशन
कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, अप्लाई करो, सवाल सॉल्व करो। ठीक, इसमें एक केस देखते हैं हम लोग। जैसे पहला केस, फॉर आइडेंटिकल बॉडीज, फॉर आइडेंटिकल बॉडीज, फॉर आइडेंटिकल बॉडीज। अभी जाना मत, रुकना, क्योंकि अब आने वाला है सनसनीखेज ट्रिक्स, हार्ड सवाल के लिए, मुश्किल सवाल के लिए कॉलिजन पर बहुत लाजवाब ट्रिक। 2 से 3 सेकंड में सवाल सॉल्व कर लोगे, मेरी गारंटी, धर्मात्मा सर की गारंटी। 2 आइडेंटिकल बॉडी के लिए, आइडेंटिकल बॉडी मतलब दोनों का मास इक्वल होगा, दोनों का मास इक्वल मान लो ना, m ही है। अब जरा यहाँ पुट करना, तो पुट करना तो v1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, m माइनस m, 0, ये वाला 0, ये 2m, अब m प्लस m 2m, 2m 2m कैंसिल, बचेगा u2, तो v1 इक्वल्स यूट्यूब, ये यूट्यूब नहीं, यूट्यूब, v2 बराबर, चलिए यहाँ भी रखिए, ये भी 0 हो जाएगा आपका, ये 2m बाई 2m कैंसिल होकर u1 आ जाएगा। क्या देखने को मिला, क्या देखने को मिला कि फर्स्ट वाले का वेलोसिटी टकराने के बाद फर्स्ट वाले का वेलोसिटी सेकंड वाले के इनिशियल वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा, और सेकंड वाले का वेलोसिटी फर्स्ट वाले की वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा। इट मींस देखो, इसका वेलोसिटी उसका हो जाएगा, उसका वेलोसिटी इसका हो जाएगा, तो दोनों का वेलोसिटी एक्सचेंज कर गया। मतलब 2 मास का सेम बॉडी अगर टकराया आपस में, जैसे 2 ट्रेन, दोनों ट्रेन में सेम पैसेंजर, सारा लगेज सेम, दोनों ट्रेन एकदम शताब्दी एक्सप्रेस सेम एकदम डिट्टो, क्या होगा जब दोनों टकराएगा? तो भगवान न करे कभी टकराए। कैसा एग्जाम्पल दे दिए हम, मान लो टकराए, तो टकराने के बाद क्या होगा, दोनों का वेलोसिटी अदला बदली एक्सचेंज हो जाएगा। यानी कि आइडेंटिकल बॉडीज के केस में, आइडेंटिकल बॉडीज के केस में वेलोसिटीज आर एक्सचेंज्ड, वेलोसिटीज आर एक्सचेंज्ड आफ्टर इलास्टिक कोलिजन, वेलोसिटीज आर एक्सचेंज आफ्टर कोलिजन, वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगा। अच्छा, सेकंड केस देख लो, मान लो कि उसमें से एक बॉडी रुका हुआ था, एक रुका हुआ था यहाँ पर, ये वाला रुका हुआ था, ये वाला m2 वाला रुका हुआ था। m2 क्या, तो सब दोनों बराबर ही है ना रे, दोनों तो बराबर ही हैं, या क्या हो गया? अरे वाह, चलो ये वाला m2 वाला रुका हुआ है, और इधर से ये आ रहा था, ये आ रहा था u1 वेलोसिटी से, जिसको m1 मान लिया था। अभी तो दोनों इक्वल है, दोनों m ही m है, दोनों m ही m है। तो अभी क्या होगा जब u2 0 रखेंगे, तो यहाँ देखो जरा, u2 0 रखोगे तो v1 इक्वल्स 0, v1 इक्वल्स 0, v1 इक्वल 0, वेलोसिटी 0 होने का मतलब रुक जाएगा, है ना, और दूसरे वाले का वेलोसिटी पहले वाले के बराबर हो जाएगा। यानी कि अब अगर ये बॉडी इससे जाकर टकराता है तो ये वाला जाकर रुक जाएगा और ये वाला इसी के वेलोसिटी से आगे बढ़ जाएगा। जैसे रेलवे स्टेशन पर स्टेशन मास्टर का क्या काम होता है? एक गाड़ी, जो गाड़ी आ रही है उसको रोकना, जो गाड़ी रुकी हुई है उसको खोलना ना, उसको स्टार्ट करवा देना, यही काम है। अब जरा सपोज करो, अगर सेम मास का ट्रेन हो, एक ट्रेन रुकी हुई है प्लेटफॉर्म पर और सेम ट्रैक पर दूसरी ट्रेन आ रही है, तो क्या होगा? जो ट्रेन आ रही थी वो रुक जाएगी और जो ट्रेन रुकी हुई थी वो ट्रेन चल देगी उसी के वेलोसिटी से। हो गया स्टेशन मास्टर का काम। क्या जरूरी है स्टेशन मास्टर का? कोई जॉब नहीं चाहिए स्टेशन मास्टर का, अपने आप काम हो जाएगा कोलिजन से। जोकिंग, जस्ट जोकिंग, ठीक है। तो और ये चीज ध्यान में रखना, कॉन्सेप्ट बहुत काम आएगा न्यूमेरिकल्स के बाद, बहुत काम आएगा न्यूमेरिकल्स के बाद। अब एक सवाल इस पर करवा देते हैं, देखो इसके एप्लीकेशन पर, ठीक है ना। बोलो, यहाँ से आगे बढ़े, आगे बढ़े, फिर सिखाएंगे कुछ अच्छे अच्छे ट्रिक, टेक्निक, सब टेक्निक सिखाएंगे। देखो जरा एक एग्जाम्पल, जैसे कि ग्राउंड पर फ्लोर पर एक बॉल रखा हुआ था m मास का बॉल, और बॉल वाज सस्पेंडेड बाय मीन्स ऑफ अ थ्रेड ऑफ आइडेंटिकल मास, इसका भी मास सेम था। अभी ये आएगा, इससे टकराएगा, और ये कितने हाइट पर था? तो ये मान लो h हाइट पर था। ये बॉल कितने हाइट से रिलीज किया गया? कितने हाइट से रिलीज किया? यहाँ पर इसका वेलोसिटी 0 होगा, यहाँ से रिलीज किया या कि इससे टकराया। तो टकराने के बाद इस बॉल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बॉल B, इसका नाम रख देते हैं B।
और इस बॉल का नाम ए। ठीक, तो क्या हुआ देखो, आइडेंटिकल है, यहाँ से टकराएगा और ये किस वेलोसिटी से आगे जाएगा। तो आपको पता है कॉन्सेप्ट अभी अभी सीखा है कि दो सेम मास का बॉडी टकराएगा, ये इससे टकराएगा, तो ये जिस वेलोसिटी से टकराएगा वो इसी वेलोसिटी से बी बॉल भाग जाएगा इधर, उसी बॉल से बी वेलोसिटी, ये बी बॉल भाग जाएगा। और ए का क्या हाल होगा, तो ए आकर रुक जाएगा, ये आकर रुक जाएगा और ये आगे भागेगा। ठीक, अब वेलोसिटी फाइंड करना है, तो यहाँ पर तो काइनेटिक एनर्जी 0 है, लेकिन हाइट के वजह से पोटेंशियल एनर्जी तो होगा mgh, और यहाँ पर आएगा तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, याद है, m से m कैंसिल हो गया, तो यहाँ से v कितना आ जाएगा, √2gh। इसी वेलोसिटी से बॉल भागेगा। यूज हुआ ना कॉन्सेप्ट, है ना, 2-3 चैप्टर मिक्स हो गया, वर्क, पावर, एनर्जी और ये कॉलिजन मिक्स हो गया। ठीक है, अब आगे देखें। चलो, अच्छा मान लो ऑब्लिक कॉलिजन रहा, तिरछा टक्कर, ऑब्लिक मीन्स क्या, तिरछा, ऑब्लिक मीन्स तिरछा टक्कर किसी एंगल पर, जैसे कि मान लो एक बॉल इधर से आया अल्फा एंगल पर, एक बॉल इधर से आया बीटा एंगल पर, टकराने के बाद एक बॉल इधर चला गया गामा एंगल पर, एक बॉल इधर चला गया डेल्टा एंगल पर। घबराने की बात नहीं है, हम आपको ट्रिक्स देंगे इसका, और उस ट्रिक पर बहुत इजीली कर पाओगे। u1 u2 वेलोसिटी टकराया और टकराने के बाद वेलोसिटी v1 और v2 हो गया। ठीक, वैसे इतना ज़्यादा एंगल वाला प्रॉब्लम कहीं है नहीं दिया हुआ, एक एंगल या 2 एंगल मैक्सिमम मिलेगा न्यूमेरिकल में, कोई बात नहीं, जितना भी एंगल मर्जी दे लो। सीधी सी बात है, मोमेंटम तो हमेशा कंजर्व रहेगा, कॉलिजन कैसा भी हो, मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व्ड। लेकिन यहाँ देखो जरा, एक्स एक्सिस की तरफ ले लेंगे पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, पहले एक्स एक्सिस की तरफ, तो m1 u1 का एक्स कंपोनेंट, सब एक्स कंपोनेंट ले लेना है, u1 x मतलब u1 का एक्स कंपोनेंट, उसी तरह से दूसरे बॉल का उसका एक्स कंपोनेंट, एक्स एक्सिस की तरफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा लो, एक्स एक्सिस की तरफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा लो, और वाई एक्सिस की तरफ लगा लो, उसी तरह से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाई एक्सिस की तरफ लगा लो, है ना। यहाँ y लिख दोगे, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, समझ तो रहे हो ना, समझ रहे हो, y कंपोनेंट ले लेना है जब y एक्सिस की तरफ निकालोगे तो। अब ये थोड़ा सा कभी कभार लेंदी हो जाएगा, कभी कभार टाइम टेकिंग हो जाएगा, तो सीखेंगे हम लोग इस पर जादुई ट्रिक, सेकंडों में सवाल सॉल्व। ठीक, खैर जनरल मेथड बताए तुमको कि अगर एंगल दिया रहे तो एक्स एक्सिस की तरफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ले लो और वाई एक्सिस की तरफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ले लो। 2 इक्वेशन आएगा भाई साहब, दोनों इक्वेशन सॉल्व कीजिए, एंजॉय कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व। तो बोलो आगे बढ़े। तो सीखते हैं हम लोग एक लाजवाब ट्रिक आपके अपने बुक फिजिक्स ट्रिकी अप्रोच बालाजी पब्लिकेशन से। लाजवाब ट्रिक। अननोन मोमेंटम को किससे डिनोट करते हो, पी से, मोमेंटम को डिनोट करते हैं हम लोग पी से। अननोन मोमेंटम इज इक्वल टू नॉन मोमेंटम, ये भी हमने सीखा है फिजिक्स ट्रिकी अप्रोच बुक श्री बालाजी पब्लिकेशन से। बालाजी पब्लिकेशन से बुक आती है फिजिक्स अ ट्रिकी अप्रोच, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, सारा वेबसाइट पर या आपके बुक शॉप पर भी अवेलेबल है। वहाँ से हमने सीखा ये ट्रिक और लाजवाब ट्रिक है, यकीन मानो। देखो, अननोन मोमेंटम, अज्ञात मोमेंटम, जो नहीं पता है, मतलब जो फाइंड करना है, जो निकालना है, बराबर नॉन मोमेंटम, जो पता है, और जो पता है वो तो पता ही है, जो पता है मतलब सवाल में जो गिवन है, तो जो पता है वो तो पता ही है, तो फिर पता क्या नहीं है। आहा सर उलझ गया दिमाग। जो नहीं पता है मतलब जो मालूम करना है, तो जो नहीं पता है बराबर जो पता है, और जो पता है तो नहीं पता क्या है। देखो, अरे क्लियर हो जाएगा अभी, देखो ना, एक सवाल सॉल्व करते हैं तब। बहुत लाजवाब ट्रिक है ये, कई जगह काम आएगा ये ट्रिक, कई चैप्टर्स में भी काम आएगा, सीखते बस यहाँ पर इस चैप्टर में। जैसे देखिए सवाल, इफ a bomb blasts into 3 equal pieces, into
थ्री इक्वल पीसेज एंड टू पीसेज, उसमें से दो टुकड़ा, तीन टुकड़ा में ब्लास्ट कर गया, टू पीसेज फ्लाई ऑफ perpendicular to each other with velocity 10 meter per second, with velocity 10 meter per second. तो find the velocity of third piece, तीसरा जो टुकड़ा है उसका वेलोसिटी मालूम कर लो भाई, मालूम कर लो। देखो अगर ट्रिक लगाते हो, या पहले जनरल मेथड से बता दे, बोलो पहले जनरल मेथड से। तो जैसे ये था, मान लो 3m मास था इसका, ये इसका दो टुकड़ा, एक m मास का v वेलोसिटी से इधर भागा और दूसरा इसके परपेंडिकुलर भागा, ये भी m मास का v वेलोसिटी से। तीसरे टुकड़े का वेलोसिटी निकालना है। मान लो तीसरे टुकड़े का वेलोसिटी v डैश है, आपको यही फाइंड करना है। परपेंडिकुलर है दोनों, ये मान लो कितने एंगल पर गया, तीसरा वाला टुकड़ा थीटा एंगल पर गया v डैश से। तो पता है आपको कि x एक्सिस की तरफ भी मोमेंटम कंजर्व रहेगा, y एक्सिस की तरफ भी मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो पहले x एक्सिस की तरफ अगर लेते हो, फॉर x एक्सिस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हो तो क्या लिखोगे, पहले तो जीरो था, अरे ब्लास्ट करने के पहले तो जीरो था, अभी x एक्सिस की तरफ ये वाला मोमेंटम है, ये वाला m इंटू वी प्लस, अभी इसका x कंपोनेंट लो, इसका x कंपोनेंट लो, तो इसका x कंपोनेंट लोगे तो क्या हो जाएगा, एम वी डैश कॉस थीटा। क्या हम लोग इसको v डैश कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस वी लिख सकते हैं क्या? हाँ सर, ये तो बहुत आसान है। चलो उसी तरह y एक्सिस की तरफ ले लो भाई साहब, y एक्सिस की तरफ ले लो। y एक्सिस की तरफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पहले भी जीरो था, अब कितना, तो y की तरफ भी है, देख लो y की तरफ भी मोमेंटम mv प्लस v डैश का y कंपोनेंट देख लो, v डैश का y कंपोनेंट mv डैश साइन थीटा। अरे बाबा सर थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है क्या सवाल सॉल्व करने में? अरे कॉन्सेप्ट यही है, जनरल मेथड यही है, करोगे क्या तुम, ऐसे ही तो करना पड़ेगा, मजबूरी है, ऐसे करना पड़ेगा कॉन्सेप्ट लगाकर। ठीक, चलिए अभी क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड में यहाँ cos थीटा आ रहा है, यहाँ sin थीटा आ रहा है, बट वी हैव टू फाइंड v डैश। अभी cos थीटा sin थीटा आ जाए ना, तो cos थीटा और sin थीटा की खूबसूरती ये है कि दोनों को स्क्वायर करके अगर ऐड कर दो, जोड़ दो, तो वैल्यू 1 के बराबर आ जाता है, और cos थीटा भी छूमंतर, sin थीटा भी छूमंतर, दोनों गायब हो जाएगा। sin थीटा और cos थीटा की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है, और इस खूबसूरती का इस्तेमाल हम लोग हर जगह कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दोनों खत्म, साइन भी खत्म, कॉस भी खत्म। तो कर दो ना, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड को स्क्वायर करके जोड़ दो ना, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायर करके जोड़ने पर तो v डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस v डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, v डैश स्क्वायर कॉमन ले लिया तो अंदर में आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 नहीं लिखते हैं रे मल्टीप्लीकेशन में, क्यों लिखें, माइनस वी का स्क्वायर तो वी स्क्वायर, माइनस वी का स्क्वायर तो वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर 2v स्क्वायर। अभी यहाँ से स्क्वायर हटाओ दोनों तरफ से, तो v डैश बराबर क्या आ गया, √2v, और v की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में 10 मीटर पर सेकेंड। तो क्या आ गया आंसर आपका आंसर आ गया कि थर्ड पीस का वेलोसिटी हो गया 10√2 मीटर पर सेकेंड। सॉरी, ये तो कॉन्सेप्ट है, कभी भी सवाल इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। अभी जरा ट्रिक लगाएं, P अननोन बराबर P नोन नहीं पता है, तीसरे टुकड़े का मोमेंटम तो mv डैश ले लिया। अभी दो टुकड़े के बारे में पता है कि ये मोमेंटम P बराबर mv और दूसरे का भी मोमेंटम P बराबर mv, इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री, ये पता है। मोमेंटम तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो दोनों मोमेंटम का रिजल्टेंट बोलो, दोनों मोमेंटम का रिजल्टेंट p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर यानी √2p और p इज इक्वल टू mv, सवाल सॉल्व, m से m कैंसल, तो v डैश इज इक्वल टू √2v, v की वैल्यू 10√2 आंसर जादू आ गया आंसर। कई प्रॉब्लम सॉल्व होगा डिफिकल्ट से डिफिकल्ट इस पर बहुत इजीली, 1 सेकंड 2 सेकंड के अंदर अननोन मोमेंटम इज इक्वल टू नोन मोमेंटम, आराम से सॉल्व करते रहिए। ठीक है, बोलो आगे बढ़ते हैं, फिर कुछ और बात सीखते हैं, फिर उस पर एक लाजवाब ट्रिक और सीखेंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं तो न्यूटन बाबा यहाँ भी आ गए। अरे न्यूटन साहब पीछा नहीं छोड़िएगा क्या, न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल लॉ। न्यूटन साहब अरे फिजिक्स से निकल के मैथ्स में आगे पूरा कैलकुलस लिख दिया उन्होंने, न्यूटन साहब ने कैलकुलस आज पढ़ना पड़ रहा है तुमको, एक्सपेरिमेंटल लॉ। तो फिजिक्स में तो यहाँ से वहाँ जंप करते रहते हैं न्यूटन साहब, न्यूटन बाबा है ना, एप्पल क्या गिरा, कहानी ही बदल गया सब कुछ। न्यूटन से एक्सपेरिमेंटल लॉ, ये लॉ कहता है, ये लॉ कहता है कि जब दो बॉडी टकराया ना, तो दो बॉडी टकराया तो टकराने के बाद फिर सेपरेट हुआ, वैसे ज़रूरी नहीं है सेपरेट हो, लेकिन अक्सर तो यही होता है, दो बॉडी टकराया, टकरा के सेपरेट हुआ, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। यही था इनका कहना था कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, मान लो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है डेल्टा वी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच डेल्टा यू। जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो बदले में कांस्टेंट आता है स्मॉल ई, ये कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के बाद आता है ई डेल्टा यू, वेयर जहाँ की ई को क्या बोलते हैं हम लोग, ई को बोलते हैं कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन प्रत्यावस्था गुणांक। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू की बात कर लेंगे हम लोग, पहले यहाँ देख ले, ई इज इक्वल टू यहाँ से लिख सकते हो डेल्टा वी बाई डेल्टा यू, डेल्टा वी बाई डेल्टा यू। डेल्टा वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, जिस वेलोसिटी से टकराने के बाद अलग हुआ, और डेल्टा यू क्या है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, जिस वेलोसिटी से एक दूसरे के करीब आ रहा था टकराने के लिए। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं ना, व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, उस रेशियो को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इट इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू लाइज बिटवीन 0 and 1, 0 and 1, 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में। सवाल है कि 0 कब होगा और 1 कब होगा, 1 कब होगा, तो जान लो। देखो जब भी हम लोग परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन की बात करेंगे, इलास्टिक कॉलिजन तो होगा लेकिन बड़ा परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन, तब वहां पर E की वैल्यू 1, E की वैल्यू क्या लेंगे, 1 लेंगे। अच्छा E क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है, तो डेल्टा वी बाई डेल्टा यू इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से ये बात तो क्लियर हो गया कि डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा यू, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। यानी अगर इलास्टिक कॉलिजन परफेक्ट है, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन, तो जिस वेलोसिटी से, जैसे बॉल मारा दीवार पर, तो जिस वेलोसिटी से बॉल टकराएगा एग्जैक्ट उसी वेलोसिटी से वापस आएगा। दिस इज परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन। लेकिन प्रैक्टिकली ये होता नहीं है, अरे बॉल टकराता है दीवार से तो कुछ ना कुछ एनर्जी तो लॉस होता है, जिसकी वजह से उसका वेलोसिटी डिक्रीज कर जाता है ना, होता तो यही है। लेकिन अगर परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन हुआ तो जिस वेलोसिटी से टकराएगा उसी वेलोसिटी से वापस आएगा, और उसके लिए स्मॉल ई की वैल्यू 1। और अगर परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन हुआ, परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन, तो ई की वैल्यू 0, ई की वैल्यू 0 ले लेना। अच्छा ई की वैल्यू जब 0 लोगे तो डेल्टा वी बाई डेल्टा यू बरोबर आ जाएगा 0। तो यहाँ से डेल्टा वी बरोबर 0, डेल्टा वी मीन्स क्या, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 मतलब क्या, सेपरेट ही नहीं होगा, टकराने के बाद सेपरेट ही नहीं होगा, दो बॉडी आएगा टकराएगा अलग ही नहीं होगा, मतलब चिपक जाएगा। तो जब भी दो बॉडी दूसरे से टकरा, गीली मिट्टी दीवार पर मारो चिपक जाएगा गीली मिट्टी, मैग्नेट को लोहे के दीवार पर मारो मैग्नेट जाके चिपक जाएगा। ये कैसा कॉलिजन हुआ, परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन। मतलब एज अ रिजल्ट टू बॉडीज स्टिक टू ईच अदर आफ्टर परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन, दो बॉडी एक दूसरे से चिपक जाएगा। ठीक है। अब देखो कई जगह डिफिकल्ट प्रॉब्लम में वहाँ पर जहाँ की परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन नहीं होता है, वहाँ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का टर्म आएगा, उसकी वैल्यू आएगी, उसको देखना पड़ेगा। तो एक ट्रिक जान लो, ठीक है। ऐसे तुम अब निकाल सकते हो यहाँ से कि डेल्टा वी कितना टाइम्स हो जाएगा, यहाँ से देखो ना, डेल्टा वी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना टाइम्स है,
स्मॉल ई टाइम से वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का। मान लो टकराया v वेलोसिटी से, और अगर इलास्टिक कॉलिजन नहीं है तो टकराने के बाद उसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा ना, तो चेंज होने के बाद कितना हो जाएगा, तो वो डिपेंड करता है स्मॉल ई के वैल्यू पर, e इंटू वी हो जाएगा। अब मान लो e की वैल्यू 1/2 है और बॉल टकराया दीवार से 10 मीटर पर सेकेंड से, तो टकराने के बाद की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो e इंटू यू, ई से मल्टीप्लाई कर दो, e है 1/2 और वेलोसिटी है तो 2 5 या 10, 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, है कि नहीं। मतलब e से मल्टीप्लाई कर दो तो टकराने के बाद की वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक, एक लाजवाब ट्रिक सीख लें हार्ड सवाल के लिए, हाँ बहुत काम आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अरे पॉज कर करके देखते रहना, रिपीट कर करके देखते रहना, और क्या ही है ट्रिक। जैसे कि देखो ये सब ट्रिक दिया हुआ है श्री बालाजी पब्लिकेशन की बुक फिजिक्स अ ट्रिकी अप्रोच में, नाम है बुक का फिजिक्स अ ट्रिकी अप्रोच। जैसे मान लो यू वेलोसिटी से टकराया थीटा एंगल पर, टकराने के बाद यहाँ से फिर रिबाउंड किया, टकराने के बाद रिबाउंड किया, अब तो वेलोसिटी कुछ और हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा। मान लो यू डैश एंगल भी कुछ और हो जाएगा, फिर टकराया, फिर रिबाउंड किया, इस बार वेलोसिटी कुछ और हो गया, एंगल भी कुछ और हो गया, इस तरह से ये रिबाउंड करता रहा। ठीक है, अभी आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्शन का जो पॉइंट है जहाँ से फेंका गया, वहाँ से पहले कॉलिजन के बाद दूसरे कॉलिजन के बाद डिस्टेंस, कहाँ जाकर बॉल गिरेगा, एट व्हाट डिस्टेंस द बॉल विल फॉल। बहुत देखो, बहुत सारा एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, कंजर्वेशन, मोमेंटम, फिर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट सब लगाना पड़ेगा, बहुत लेंदी हो जाएगा, मेरा हिम्मत नहीं करता है उतना लेंदी करने का, इसलिए ट्रिक बना। और वो ट्रिक अप्लाई कैसे करना है देखो, ये जो गिरा यहाँ पर, तो इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को क्या बोलते हो, रेंज बोलते हो, पढ़े हो मोशन इन 2D प्रोजेक्टाइल मोशन में, नहीं तो वीडियो देख लो अपने स्टडी विद धर्मात्मा चैनल पर है ही वीडियो। अब आगे जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा, अभी दोबारा जो गिरेगा ये तो कितने डिस्टेंस पर, तो स्मॉल ई से मल्टीप्लाई करते चलो, पीछे वाले डिस्टेंस में स्मॉल ई से मल्टीप्लाई करते चलो। जैसे अब यहाँ आगे गिरेगा तो कितना दूर आगे गिरेगा, फिर से इसमें स्मॉल ई से मल्टीप्लाई कर दो पीछे वाले डिस्टेंस से, तो अब हो गया ई स्क्वायर आर, ऐसे जाकर गिरेगा, है ना। तो आपको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है, मान लो वो डिस्टेंस निकालना है, तो क्या लिखोगे, आर प्लस ई आर। प्रोजेक्शन पॉइंट से जहाँ से फेंका गया वहाँ से पहला कॉलिजन, ये दूसरे कॉलिजन के वक्त टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो आर प्लस ई आर। सिंपल, प्रॉब्लम इजीली सॉल्व, नहीं तो हमसे तो भाई एक पेज में सॉल्व होता था, और जब से फिजिक्स ट्रिकी अप्रोच पढ़ा, बहुत मन लगा कर पढ़ना पड़ता है तब होता है, तो उसी बुक से ये ट्रिक सीख लिया हमने। रेंज का फार्मूला बोलो, याद तो होगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। आंसर सो सिंपल, बोलो मजा आया, अरे ईमानदारी से बोलो, मन में सोचो, मजा आया ना, अच्छा लगा ना, ठीक है, ठीक है। चलिए अब थोड़ी देर और बस चैप्टर खत्म कर देंगे। अब चलिए हटाते इसको हटा ले रे भाई, ये सब कुछ सीखे लिए हम लोग, ठीक है। अब जैसे कि इस सब पर भी न्यूमेरिकल रहता है थोड़ा, फोर्स ऑन द गन, बुलेट, ये सब चीज़, फोर्स ऑन द गन, जैसे कि गन से बुलेट जब फायर होता है तो बुलेट जाता है आगे, और इधर शोल्डर पर फोर्स लगता है ना, पीछे जाता है गन, तो गन का रिक्वायल वेलोसिटी मालूम करना पड़ता है कभी कभी। तो मान लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं कि m है मास ऑफ ईच बुलेट, गोली पे लिखा है खाने वाले का नाम, मास ऑफ ईच बुलेट, और n हो गया नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकेंड, और u हो गया रिलेटिव वेलोसिटी टकराते वक्त का, या चेंज इन वेलोसिटी। तो फोर्स तुम यहाँ से निकाल सकते हो ना डायरेक्ट, F इज इक्वल टू mnu से निकाल लो ना, इजली आ जाएगा, ठीक है। अब एक लास्ट टॉपिक, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बहुत काम का है, 11 से 12 तक कई चैप्टर में, और जेईई मेन नीट वालों का फेवरेट है ये, जरूर याद रखना है इसको, बहुत जगह यूज होगा और कई तरह से क्वेश्चन उस पर रहता है, भरोसा करो। रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी,
काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बोलो तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर दो, इधर हो गया एम स्क्वायर वी स्क्वायर। मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है? मोमेंटम। मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम, मोमेंटम को डिनोट करते हैं p से, तो हो गया p स्क्वायर बाय 2। तो यहाँ से p स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया? 2m के 2 इधर आ गया, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 2m के, देयरफॉर p इज इक्वल टू अंडर रूट 2m के। ये रिलेशन मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में जरूर याद रखना है। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, k बराबर, यहीं से k निकाल लो, k इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2m। ये रिलेशन बहुत काम आएगा, यकीन मानो 11 से 12 तक कई जगह यूजफुल होगा, और जेईई में नीट वाले इसको बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो कॉलिजन का बेसिक्स था, और एक सजेशन है कि फिजिक्स ट्रिकी अप्रोच बुक का, जो श्री बालाजी पब्लिकेशन का है, उसका एक एक पेज इस चैप्टर का जरूर पढ़ लो। ठीक है, पूरा डेप्थ आ जाएगा, सारा ट्रिक्स पर प्रैक्टिस हो जाएगा, कई एग्जांपल्स उसमें गिवन है, दिया हुआ है, तो जरूर पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, रिजल्ट दो, जेईई में नीट क्वालिफाई करो, ऊपर वाले से यही प्रार्थना है। और स्टडी विद धर्मात्मा चैनल देखते रहो। फिर आगे चैप्टर में बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।